बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कांस्टेंट हैं कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन के 1 है, 3 है, -4 है। और यहाँ पर लीनियर इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसकी पावर भी 1 है, ये थर्ड डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है, इसकी पावर भी 1 होगी। यहाँ पर 3 जो है वो ऑर्डर को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट। लीनियर उसे बोलेंगे जब डेरिवेटिव की जो डी है उसकी पावर मींस पावर 1 होगी। यहाँ पर ये पावर जो है वो ऑर्डर को डिनोट कर रही है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जब हम, तो 2 पार्ट में इसको करेंगे। पहले तो इसको आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, और इसके 2 पार्ट होंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहले हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत होती है, एक्सिलरी इक्वेशन की। तो एक्सिलरी इक्वेशन पहले लिखेंगे, दी एक्सिलरी इक्वेशन आप लिख लेंगे डिफरेंशियल। उसके बाद अगली स्टेप में ये करेंगे एक्सिलरी मतलब हेल्पिंग होता है एक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्सिलरी इक्वेशन निकालने का तरीका ये होता है कि y का जो कोफिशिएंट जो d का फंक्शन होता है वहाँ पर जहाँ d होता है वहाँ पर m पुट कर देते हैं, तो m³ प्लस का 3m - 4 = 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना होगा। उसके लिए m की हम डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, यानी 4 का जो फैक्टर होते हैं वो 1, 2 और 4 होंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 1 यानी -1 यहाँ पर रखेंगे, वो +1 रखेंगे। अगर +1 रखते हैं तो 1 का क्यूब प्लस 3 × m की जगह पर 1 रख रहे हैं, तो ये 1 + 3 - 4 यानी 4 - 4 = 0 आ रहा है। ये तब आ रहा है जब m की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, और m 1 को ले आएंगे तो m - 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से। तो इसका मतलब एक फैक्टर इसका हो गया m - 1, और दूसरा फैक्टर जो होगा वो 2 पावर का होगा, क्योंकि 3 पावर है, 1 पावर की होगी, 2 पावर और होंगे। वो फाइंड करने के लिए हमें इसको इससे डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि इसका एक फैक्टर में पता है, दूसरा फैक्टर क्या होगा। जैसे कि 15 का एक फैक्टर 3 होता है, दूसरा फैक्टर क्या होगा, ये फाइंड करने के लिए हमें 15 को 3 से डिवाइड करना होता है, तो दूसरा फैक्टर में मालूम हो जाता है। तो यही प्रोसीजर है कि इसका एक फैक्टर हमें ये मालूम है, दूसरा फैक्टर पता करने के लिए इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए हम अगले पेज पर इसको लिख रहे हैं, m³ माइनस यहाँ पर प्लस का 3m था सॉरी, और माइनस का 4, इसको हम m - 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसको इसके बराबर बनाने के लिए m² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है पावर, यहाँ 1 है, तो m³ हो जाएगा और माइनस का m² हो जाएगी। जब माइनस करेंगे जो नीचे वाले टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था माइनस हो जाएगी, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस वो प्लस कैंसिल हो जाएंगे। m² सिंगल अकेला टर्म है, इसको लिख दें, और ऊपर जो बचे हुए प्लस का 3m माइनस का 4 है वो लिख देंगे। अब इसको इसके इक्वल बनाने के लिए प्लस m से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m² हो जाएगा, और m का इंटू जब 1 में करेंगे तो -m हो जाएगा, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो नीचे वाले जो टर्म्स हैं उसका साइन चेंज होने से m² प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 3m और 1m ये 4m हो जाएंगे, और माइनस का 4 हमारे पास ये है नोट कर लिया। और इसको इसके इक्वल बनाने के लिए +4 से हमें इंटू करना होगा। 4 से इंटू करेंगे तो 4m - 4 मिलेगा, और माइनस करने पर साइन चेंज होने पर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर 0 बचना ही था, क्योंकि पहले ही फाइंड कर चुके हैं। यानी दूसरा फैक्टर पता हो गया कि ये होगा m² प्लस m और प्लस का 4। इसको हम अपने लिख लेंगे वहाँ पर जो अभी हमने बताया था। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया m² प्लस m प्लस 4 = 0। ये दूसरा फैक्टर हो गया इसके फैक्टर, और यहाँ से m की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। 3 वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था हमारा। तो सबसे पहले इस फैक्टर को m - 1 को जब 0 रखेंगे तो m की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और 2 वैल्यू हम m की यहाँ से मिलेगी, जो m² प्लस m प्लस 4 को जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं हम उमर खयाम मेथड से, यानी सीढ़ीधराचार मेथड से, या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहलाता है। तो इसको m = फार्मूला होता है -b होता है m का कोफिशिएंट, यानी एक पावर वाले का कोफिशिएंट जो कि 1 है, प्लस माइनस √b² यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4ac a होता है m² का जो कोफिशिएंट जो कि नहीं लिखा तो 1 होगा, और c का मतलब 4 है यहाँ पर, अपान में 2 × a की वैल्यू ये 1 हो जाएगी।
और इसे सॉल्व कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 16। तो 1 में से 16 माइनस होगा तो -15 बचेगा और ये -1 है, 2 × 1 2 हो जाएगा। अगली स्टेप में m की वैल्यू हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो m की वैल्यू यहाँ पर हम लिखने वाले हैं जो मिल रही है m = -1 प्लस माइनस जैसे कि अभी बताया था माइनस का 15 हो जाएगा और अपान में 2, और ये -15 है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी अंडरूट के अंदर जो -15 है वो -1 × 15 कर सकते हैं, और अंडरूट -1 को हम लोग आई कहते हैं, आयोटा कहते हैं। तो ये इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में वैल्यू आ गई है, ये आई हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 15 रहेगा, अपान में 2 है। m की ये वैल्यू को अलग अलग करके दिखा दें, यानी रियल पार्ट हो जाएगा -1/2 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 15/2। जब प्लस साइन लेंगे तो एक वैल्यू m की मिलेगी, जब माइनस साइन लेंगे तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर m की हमें 3 वैल्यू मिल गई, एक 1 पहली मिल चुकी थी और 2 वैल्यू ये हैं। इसको अलग अलग करके दिखाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे ताकि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो इसको देख के आसानी से लिखा जा सके। तो क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए ही m की वैल्यू निकाली है, तो इस के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा c1 e⁻1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो x से यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस m की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग cf का पार्ट आ गया प्लस का। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है तो उसमें रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। रियल पार्ट जो होगा वो e की पावर में पहुँचेगा -1/2, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने x से कर दिया है मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो है वो c1 ले चुके हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट जो होगा वो हम c2 लेंगे और यहाँ पर कॉस आएगा और उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है √15/2 उसको लिखेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस c2 के बाद एक और आर्बिट्री कांस्टेंट c3 लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ही होते हैं जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएशन था तो इसलिए 3 आर्बिट्री कांस्टेंट आ चुके हैं साइन। और एक चीज़ और ध्यान रहे कि ये जो लिखने का तरीका होता है, इस खास तौर से इसका बता रहे हैं, वो कई और भी होता है, इसलिए आंसर अगर मैच ना करे तो कोई फिक्र की बात नहीं इस पोर्शन के लिए, क्योंकि ये एक तरीका ये भी होता है, दूसरा और भी तरीके होते हैं इसको लिखने के, इसलिए हम उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को जो है यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं c1, लेकिन ये वाला आपको ऐसे दिखेगा, c1 e⁻x दिखेगा, और ये जो है इसके दूसरा तरीका भी हो सकता है, ओनली एक कॉस आएगा और इसके साथ में जो है 1/2। फिलहाल तो अभी हम ये वैल्यू लिख ले रहे हैं और इसी फार्म में लिखा रहने देंगे, और कॉस रूट, क्योंकि कोई भी फार्म आप यूज़ कर लें एक ही बात होती है, इसलिए हम इस फार्म का यूज़ करते हुए हम यहाँ लिख रहे हैं साइन और कॉस में जो एंगल है वो सेम है, यानी √15/2x है। इस तरीके से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब दूसरा पार्ट जो होगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो दूसरा पार्ट हम लोगों को पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना होता है ये हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें y का जो कोफिशिएंट है, d का जो फंक्शन है उसको यहाँ पर लिखते हैं, जो कि d का फंक्शन था dq प्लस का 3d माइनस का 4, यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था पीछे हम लोग देख सकते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में dq प्लस 3d माइनस 4 था। जो राइट हैंड साइड में है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये ऑपरेटर उस पर ऑपरेट हो जाता है, यानी x e⁻²x पर। और यहाँ पर हम लोग को फार्मूला देखें, इसका जो फैक्टर था माइनस, इसका जो अभी हमने m की वैल्यू निकाली थी -2 नहीं थी, तो इसलिए हम इस वाले फार्मूले का यूज़ आसानी से कर सकते हैं और इसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। और उससे पहले इस फार्मूले को हम लोग देख लें, ये होता है 1/fd, और यहाँ पर वैसे तो कई फार्मूले हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो सिंपल पड़ेगा शॉर्टकट मेथड में वो ये है ax × v, वो भी शॉर्टकट है लेकिन उससे भी सिंपल तरीका ये होगा, क्योंकि हमारे पास दूसरे और भी फार्मूले होते हैं। अगर e⁻x का हमने यहाँ पर यूज़ करें तो e⁻x यहाँ लिख देंगे और v दूसरा कोई x का फंक्शन होगा, तो पूरे फंक्शन में यानी d की जगह पर हमें लिखना होता है d प्लस जो x का e की पावर में x का कोफिशिएंट था उसको लिखेंगे और इसको हम ऑपरेटर को इस b पर ऑपरेट कर देंगे। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख लें a की जगह पर अपना जो है वो
एक्स का कोएफिशिएंट -2 है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी हमको डी मिलेगा वहाँ पर हम रख देंगे डी प्लस जो एक्स का कोएफिशिएंट था -2, लेकिन उसमें चूँकि डी की पावर यहाँ पर 3 है तो होल पावर यहाँ पर हमें 3 करना पड़ेगी प्लस 3 टाइम्स, फिर हमें यहाँ पर डी की जगह पर करना होगा डी प्लस जो भी एक्स का कोएफिशिएंट था ई की पावर में जो कि -2 था वो लिखा, फिर उसके बाद -4 है और ये ऑपरेटर पूरा ऑपरेट होगा किस पर, ओनली वी पर। बी हमारा यहाँ पर एक्स है। अब यहाँ पर जब हमने फार्मूला ये लगाया तो ई की पावर ए एक्स जो है वो शुरुआत में आ गया, ई टू द पावर माइनस यानी 2x शुरू में लिख लिया जाना चाहिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेशन को आप ध्यान रखेंगे, प्रोसीजर यही रहेगा, कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। तो उसमें ये माइनस यहाँ पर आ जाएगी यानी d-2 का होल आप क्यूब हो जाएगा और प्लस का 3 इंटू d-2 हो जाएगा और माइनस का 4 और x यहाँ पर लिख देंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ई की पावर -2x, इसका होल आप क्यूब ओपन कर लेंगे जैसे सिंपल से नंबर को समझ के हम लोग करते हैं। a माइनस बी का होल आप क्यूब तो क्या होगा, ये d का क्यूब हो जाएगा और -2 का क्यूब हो जाएगा और फिर -3 टाइम्स इसका तो स्क्वायर हो जाएगा और इसको ऐसे लिख देंगे। तो इस नंबर को हम पहले लिख दे रहे हैं और d का स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब की बार फिर प्लस का साइन होगा, 3 टाइम्स होगा, ये नंबर ऐसे ही आएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इन कांस्टेंट को हम पहले लिख दे रहे हैं और d को ये बाद में लिख दिया। तो हम लोग यहाँ पर a माइनस बी का जो होल ऑफ क्यूब है जो हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, उसको यहाँ पर हमने अप्लाई किया है 3a² प्लस का 3ab²। हालांकि हमने d को हमने बाद में लिखा है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस का 3d हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का 4 पहले से मौजूद हैं और ये ऑपरेटर x पर ऑपरेट होना है। ये वैल्यू हम लोग जो निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर ये चल रही है। जो दूसरा पार्ट है e की पावर -2x ये बाहर चल रहा था, उसको हमने लिख दिया है और इसको कैलकुलेट कर लें ठीक से। डी क्यूब का एक ही टर्म है तो इस टर्म को तो हम पहले लिख देते हैं और ये माइनस का 3 की पावर 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। d² लाइक टर्म को जोड़ लेंगे, प्लस का ये 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 हो जाएगा d और प्लस का 3d मौजूद है और ये 4 और 6 इनको हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा और ये ऑपरेटर x पर ऑपरेट होना है। तो इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी e की पावर -2x अपान d³ और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 6d²। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 15d हो जाएगा और यहाँ पर ये इन दोनों का जो सम है यानी -8 माइनस का 10 माइनस का 18 हो जाएगा और x पर ये पूरा ऑपरेटर ऑपरेट होना है। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने इतना कुछ सॉल्व इसको कर लिया है तो यहाँ पर d² का जो टर्म है यहाँ पर देखना है सभी है, लेकिन इसको हम अपोजिट ऑर्डर में लिखेंगे और साथ ही साथ देखें यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है। ऐसे में हमें इसको बाइनोमियल का फार्मूले का थ्योरम का यूज़ करते हुए इसे एक्सपेंशन करना होगा इस ऑपरेटर को और हम इसे मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में d की पावर को लिखेंगे। e की पावर -2x है यानी सबसे पहले तो हम लिखेंगे माइनस का, क्योंकि बाइनोमियल बना रहे हैं तो 1 पहले आना चाहिए और उसमें फिर इसके इस वाले टर्म को लिख देंगे प्लस का 15d, फिर इसके बाद इस टर्म को लिखेंगे -6d² और प्लस का d³ और x पर ये ऑपरेट होना है। और सबसे पहले बाइनोमियल बनाने के लिए इसको 2 टर्म मान लें, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं और इस टर्म को हम यानी -18 को बाहर लेके यहाँ 1 बना लेंगे ताकि बाइनोमियल अप्लाई बनाया जा सके। कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती ना होने पाए। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, पहले से बाहर चल रहा था e टू द पावर -2x उसको लिख लें और 1/-18 को हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा जो वो लिख देंगे। पहले तो 1 बचेगा और दूसरा अपान में आ जाएगा -18 हो जाएगा और जो भी ऑपरेटर यहाँ पर था उस पूरे को एज इट लिख देंगे यानी 15d और उसके बाद था माइनस का 6d² और प्लस का d³ था और ये ऑपरेट होना था x पर ऑपरेट होना था, वो यहाँ पर हमने लिख रखा है। इस पूरे को
आप एक्स समझे इसको ऊपर ले जाएं तो ये माइनस शुरू में लिख दें -1/18 और e टू दी पावर माइनस का 2x, और इस पूरे अभी पावर 1 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की 1 हो जाएगी। तो इस माइनस को अगर हम शुरू में लिख लें तो ये 15d माइनस 6d² प्लस का d³ अपान में हो जाएगा। ये 18 है और पावर इस पूरे ब्रैकेट की जो पावर है वो यानी बड़े ब्रैकेट की पावर -1 हो जाएगी। और इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम हम लोग जानते हैं 1 + x की पावर n का फार्मूला होता है 1 + nx + n(n-1) अपान फैक्टोरियल 2x²। लेकिन हमें ज़्यादा टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की यहाँ पर हमारा ये ऑपरेटर है और उसमें मिनिमम पावर जो है d की 1 है। और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d मतलब डिफ्रेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आ जाएगा, और चूँकि अगर हम स्क्वायर कर देंगे इसका तो मिनिमम पावर d² मिलेगी और उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसलिए ये डिफ्रेंशिएशन जो है वो जब इस ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा स्क्वायर वाला तो वो इसको 0 बना देगा, और बाकी हायर ऑपरेटर आएंगे तो फिर उसकी पावर ज़्यादा होगी और उससे डिफ्रेंशिएशन सबका 0 हो जाएगा। सिर्फ 2 टर्म ही लिखना हमारे लिए काफ़ी है इसके लिए, यानी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई -1/18 e टू द पावर -2x, और इस फार्मूले के लगाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1 आएगा, उसके बाद प्लस n का मतलब यहाँ पर जो पावर होती है जो कि यहाँ पर अपना -1 है तो n की जगह पर -1 आ जाएगा। x का मतलब ये टोटल वैल्यू होगी, ये x हमने कंसीडर किया है तो इस वैल्यू को लिख लें, यानी माइनस का 15d माइनस 6d² प्लस d³ या माइनस को आप 18 के साथ ही लिख दें किसी तरीके के कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, और आगे एंड्स ऑन कर दें और कोई टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत सारे टर्म 0 हो जाएंगे जब हम इस पर ऑपरेटर को x पर ऑपरेट करेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1/18 e टू द पावर -2x 1 प्लस का हो जाएगा ये 15d माइनस 6d² प्लस d³ अपान में ये 18, और ये ऑपरेटर जब x पर ऑपरेट करेंगे तो सबसे पहला टर्म हमें मिलेगा तब जब इस x को यहाँ 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा। दूसरा टर्म मिल जाएगा 15d माइनस 6d² प्लस d³ अपान 18, और ये x पर ऑपरेट होगा। बाकी सारे अब 0 हो जाएंगे, टर्म छोड़ दें उनको और ये लिख लें -1/18 e टू द पावर -2x x यहाँ पर ये वाला ही बचेगा, यानी 15/18 बचेगा ये कांस्टेंट। बाकी सारे सेकंड 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे या 3 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिर्फ एक ही बार डिफ्रेंशिएशन, d का मतलब होता है d/dx होता है और इसमें x का डिफ्रेंशिएशन करना है। बाकी तो इनके 6 टाइम्स हो या कोई भी हो, जिस सारे के सारे 0 ही हो गए हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दें तो -1/18 e टू द पावर -2x यहाँ पर x प्लस का ये कैंसिल भी कर सकते हैं 3 से 5 और ये 6 हो जाएगा, यानी 5/6 आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। बाकी सारे 0 थे, इसमें अपान 1 करके एलसीएम भी ले सकते हैं 1/18 e टू द पावर -2x। इसमें एलसीएम अगर लेना चाहें तो ले लें, 6x प्लस का 5 हो जाएगा और यहाँ पर हम इसमें 18 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आ जाएगा माइनस का 108 e टू द पावर -2x और ब्रैकेट में 6x प्लस का 5, या इसको एज इट लिखा रहने दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जनरल सॉल्यूशन ये है। हैंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ वो निकलेगा, फाइंड होगा y इज़ टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो पहले निकाल चुके थे और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y इज़ टू जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था हमारा वो जो पहले निकाला था फाइंड कर चुके थे उसको यहाँ नोट करें, यानी c1 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -1/2x c2 cos ऑफ √15/2x प्लस c3 साइन √15/2x, और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो अभी फाइंड की है जो कि माइनस की है, तो यहाँ पर जगह नहीं तो हम यहाँ नीचे इसको लिख देते हैं माइनस का 1/108 e टू द पावर -2x और 6x प्लस 5।
यहाँ ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।